नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस लाइव प्रसारण में। और आज मैं उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं। हालांकि मैं चर्चा करना चाह नहीं रहा था, लेकिन जिस तरह से चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और एक कंसर्टेड अटेम्प्ट दिखता है कि सारे लोग कुछ वैसे वल्नरेबल लोगों को बहका सकें जो कहीं ना कहीं बहकने वाले हैं या जिनके पास उस तरह से सूचनाओं का एक्सेस नहीं है इंफॉर्मेशन का, और वो लोग इस तरह के वीडियो, इसके क्लिप्स, इसकी कवरेज जो होती है अलग अलग जगहों पे, वो प्रभावित हो सकते हैं। और आप लोगों में से भी बहुतों ने कहा कि मुझे जो है ये ध्रुव राठी वाले पे वीडियो बनाना चाहिए। हालांकि ध्रुव राठी ने जो आधे घंटे में प्रोपेगेंडा किया है उसका फैक्चुअल खंडन मैंने केवल 1 मिनट 30 सेकेंड में कर दिया है। वो मेरे ट्विटर पे उपलब्ध है या इंस्टाग्राम पे, यदि आप मुझे फॉलो करते हैं तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। फिर भी बहुत सारे लोग जो है आजकल वामपंथी जिस तरह से परिभाषाएं फेंकते रहते हैं आपके समक्ष या शब्दों का प्रयोग करते हैं कि फांसीवाद आ गया, ये इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप है। मतलब चुनाव भी है लेकिन चुनावी तानाशाही है, दोनों अलग। जैसे कि आप कह दें कि ये लाल रंग तो उजला है, इस तरह की बात, विरोधाभासी बातें। ये लाल तो काला है, ये उजला है लेकिन काला है, इस तरह की बातें जो असंभव है, लेकिन वो बोलने में ऐसे ही बोल दिया, का एक सेक्सी लग रहा था, इस तरह का। तो उसने जिस तरह की बातों का प्रयोग किया है, और आए दिन चाहे रवीश हो या देशभक्त करके आकाश बैनर्जी है, ध्रुव राठी है, इनका पूरा प्रपंच तंत्र जो है लगातार जैसे जैसे चुनाव निकट आएंगे और जैसे जैसे इंडी गठबंधन बिखरेगा, ये अंतिम समय तक यूट्यूबर्स की चूंकि रीच अधिक है आजकल के ट्रेडिशनल मीडिया से, तो ये वहाँ तक पुश करना चाहते हैं कि हम अंतिम यूजर तक को प्रभावित करने की चेष्टा करें। पहले तो मैं इस पूरे वीडियो को 5 खंड में विभक्त कर रहा हूँ। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिर तानाशाही होती क्या है, किस तरह से तानाशाही आती है, और मोदी क्या उन परिभाषाओं पे, उन मानदंडों पे फिट होते हैं, उनके जो कार्य रहे हैं, चाहे एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे या एक प्रधानमंत्री के तौर पे, तो क्या उनमें वो कहीं कुछ भी मतलब गुण जो है उनके डिक्टेटर्स वाली या तानाशाही है या नहीं। दूसरा जो होगा वो होगा कि ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी और ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम, इस टाइप के लोगों की आखिर समस्या है क्या। आखिर वो क्यों एक बहुमत, फिर अधिक बहुमत और फिर और भी अधिक बहुमत की तरफ अग्रसर एक पार्टी को या उसके नेता को, जिसकी वैश्विक छवि बहुत ही ग्रैंड है, उसको ये लोग छोटा छोटा मतलब पिन मार करके नीचे लाने की चेष्टा करते हैं। आखिर उसके पीछे के कारण है क्या। तीसरा बिंदु जो होगा वो इस बात पे केंद्रित होगा कि यदि मोदी वास्तव में डिक्टेटर होता तो वो क्या क्या कर सकता था जो उसने नहीं किया। चौथा बिंदु जो होगा वो ध्रुव राठी के वीडियो के 10 पॉइंट्स, हम उसके क्लिप्स चलाएंगे जो उसने प्रपंच किया है, और उस 10 का फैक्चुअल खंडन किया जाएगा कि कहाँ पे एक एक बात जो इसने कैसे बोली है वो सेलेक्टिव है, अपवाद स्वरूप कहीं पे लागू हो सकती है, लेकिन उन बातों का, उन तर्कों का उसको आधार बना करके ये लोग जो है ये नहीं कह सकते कि भारत में जो है डिक्टेटरशिप आ गई, भारत तानाशाही की ओर अग्रसर है, और कैसे कुछ शब्दों के प्रयोग से आपको बरगलाया जाता है या आपको भ्रमित करने की चेष्टा की जाती है कि नहीं, ध्रुव राठी बोल रहा है, वो बोल रहा है, और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बोल दिया इसने, बोल दिया कि इज इंडिया नो मोर अ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र है क्या। उसकी नई परिभाषाएं ये अपने हिसाब से गढ़ लेते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और पांचवा जो होगा वो होगा कि हमें क्यों, यदि मोदी जो कर रहा है उसके कारण उसे डिक्टेटर कहा जाता है, तो हमें क्यों ऐसे डिक्टेटर बार बार चाहिए, हर 5 वर्ष पे हमें ऐसे डिक्टेटर भारतवर्ष में क्यों चाहिए जो इनकी परिभाषा के हिसाब से तानाशाही या डिक्टेटरशिप है। इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो है वो हम चर्चा करते हैं कि तानाशाही होती क्या है। अगर हम विकिपीडिया के डेफिनेशन से जाएं कि डिक्टेटरशिप क्या है, तो विकिपीडिया कहता है कि एक ये इस तरह का सरकारी व्यवस्था होती है जिसमें एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति
सरकार के सारे उनकी जो शक्तियां होती है बिना किसी सीमा के वो अपना ले लेते हैं, और उसके बाद वो इस तरह के कार्य करते हैं जो हो सकता है कि जनप्रिय ना हो, लोग जिस तरह से चाहते हैं वैसा ना हो। और राजनीति जो है डिक्टेटरशिप में, वो एक डिक्टेटर द्वारा नियंत्रित की जाती है, और उसके कुछ लोग जो होते हैं एडवाइजर्स होंगे और कुछ चुनिंदा लोग हैं उनके द्वारा संचालित की जाती है। तो ये है। अब बात आती है कि क्या भारत में ऐसा हो रहा है? कैसे आप, मतलब क्या सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित है? नहीं, क्योंकि भारत में 31 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऐसी व्यवस्था है ना। तो क्या वहाँ पे डायरेक्ट केंद्र रूल कर रहा है? केंद्र शासित प्रदेश में तो बाय डेफिनेशन संविधान हमें अलाउ करता है। क्या मोदी ने आते ही संविधान बदल दिया? नहीं बदला है। राज्यों में चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्या राज्यों में चुनाव के परिणाम सारे भाजपा के ही पक्ष में जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। तो फिर आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि मोदी ने अपने नियंत्रण में सत्ता ले ली है और वो कुछ लोगों के द्वारा पूरी राजनीति को और निरंकुश भाव से जो है वो शासन किए जा रहा है। वो जो कहता है वो हो जाता है, नहीं हो रहा। किसान आंदोलन हुआ और उसके बाद रिपील कर दिया उसने तीनों कानूनों को। डिक्टेटर्स ऐसा नहीं करते। डिक्टेटर्स के विरोधियों को यदि समन जाता है ईडी का और वो रिफ्यूज करते हैं तो डिक्टेटर उसको उठा लेगा। यदि आप डिक्टेटरशिप में रह के, हालांकि जर्मन शेफर्ड जो है वो तो जर्मनी में रहता है, वो भारत में रहता भी नहीं है, और वो वहाँ से बैठ करके भौंक रहा है और उसे लगता है कि उसके भौंकने से, या वो कार के पीछे जो भौंक रहा है उससे कार का टायर पंक्चर हो जाएगा या वो कार रुक जाएगी। तो ऐसा नहीं होता हुआ दिखता है। बाहर जाकर के, जिसमें भारतीयता के नाम पे कुछ नहीं है संभवतः, वो आपको बता रहा है कैसे भारत में डिक्टेटरशिप आ चुका है। तो आप उसको उसी बात पे उसी उतने ही वैल्यू पे लीजिए। अब बात आती है कि डिक्टेटरशिप कितने प्रकार के होते हैं। मैं केवल ये सारी बातें केवल आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के समय में भारत के संदर्भ में और पाकिस्तान को भी यदि देखा जाए तो हम लोगों का या आज की जनता जो है, जो 25 वर्ष की होगी, इस तरह से कोई 20 वर्ष की होगी, 18 वर्ष की होगी, उसको आइडिया नहीं होगा डिक्टेटरशिप होता क्या, क्योंकि पाकिस्तान में भी लास्ट जो है वो परवेज मुशर्रफ था। तो क्या प्रकार हैं डिक्टेटरशिप के? डिक्टेटरशिप के 4 प्रकार जो है बताए गए हैं। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1999 में एक परिभाषा दी थी। उस हिसाब से 4 कैटेगरी होती है डिक्टेटर्स की। पहली क्या है? पहला डिक्टेटर होता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। इसमें क्या होता है कि मिलिट्री ऑफिसर जो हैं, जैसे जनरल हो गया या जो भी जनरल से नीचे के भी कई बार जो होते हैं सत्ता लुलुप होते हैं, वो क्या करेंगे कि मिलिट्री के दम पे सारे लोगों को बंदी बना लेते हैं। या तो वो खुद फिर राष्ट्रपति बन जाएंगे या फिर वो कुछ लोगों को चुन लेते हैं जिनके थ्रू वो शासन करते हैं। मतलब असली पावर जो है वो मिलिट्री के हाथों में होती है। और ऐसा हमें मतलब अफ्रीका में देखने को मिला है, लैटिन अमेरिका में काफ़ी है, एशिया में भी पाकिस्तान हमारा है ही, इंडोनेशिया था, उससे पहले म्यांमार में मिलिट्री जनता संभवतः आज भी रूल वहाँ पे कर रही है। ये सारा जो है ये, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है वो 20वीं शताब्दी में तो बहुत ही कॉमन थी, लेकिन फिर बाद में थोड़ी सी जो है वो, अब जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होती है तो वो थोड़ा जो है वो लिमिटेड होने जाता है। इसमें क्या होता है कि सामान्यतः मिलिट्री डिक्टेटरशिप में कू होता है। कू तख्ता पलट के लिए वर्ड है, COUP। तो वैसे करके वो बंदी बनाते हैं विरोधियों को, या फिर उनको नज़रबंद कर लिया जाता है, एंड दे कॉल द शॉट्स। वो तय करेंगे कि नीति क्या होगी, हम दूसरे राष्ट्रों के साथ कैसे समझौता करें, इस तरह से। तो इसको कहते हैं सैन्य तानाशाही या मिलिट्री डिक्टेटरशिप। भारत में अभी फिलहाल वैसा कुछ है नहीं। एक बार जो है इंडियन एक्सप्रेस ने और शेखर गुप्ता जी ने इस तरह की कहानी छापी थी, जब जनरल VK सिंह हुआ करते थे आर्मी चीफ, और एक मूवमेंट हुई थी उस वक्त ट्रूप्स की, और वो जनरल मूवमेंट थी, ऐसा करती है भारतीय सेना। तो उनको बता दिया गया कि तख्ता पलट की कोशिश वो कर रहे थे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। बाद में पता चल गया, और मैंने तो उनका इंटरव्यू भी किया जनरल VK सिंह का,
तो उन्होंने उस पर चर्चा की और बताया कि ये किस तरह से कुछ लोग जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में इस तरह की बातें करते हैं। अब जो है दूसरा जो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप क्या होता है वो ये होता है, इसमें क्या है, वन पार्टी स्टेट इसको कहा जाता है कि एक ही पार्टी होगी और आपको वोट उसी पार्टी को देना है, दूसरा होगा ही नहीं। जैसे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ही है, या फिर नॉर्थ कोरिया में है एक ही पार्टी है, या फिर क्यूबा में आप चले जाइए, तो इन जगहों पे आप देखेंगे कि लगातार एक ही पार्टी होती है, उन्हीं के लीडर्स जो है वो चुनाव में उतरते हैं, आपको उन्हीं को वोट देना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि सामान्यतः ये स्टेबल तो होते हैं, जैसे चीन में आप देख लें स्टेबल है, गवर्नमेंट जो है वो बदलती नहीं है, लोग बदल जाते हैं। हालांकि शी जिनपिंग को यदि देखा जाए तो मतलब ये वन पार्टी वाले में समस्या ये होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल देते हैं, कोई एक व्यक्ति एक नेता अधिक पावरफुल हो गया। हालांकि वन पार्टी में भी क्या होता है, एक व्यक्ति के पास सत्ता नहीं होती है, वो कई व्यक्तियों में डिवाइडेड होता है, उस तरह का स्ट्रक्चर्स बना होता है। लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट होता है या पार्टी का हेड होता है, वो ही एक्सर्ट्स अ लॉट ऑफ पावर ऑन अदर इंडिविजुअल्स हु वर्क बिलो हिम। तो उन लोगों को नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है, उसको अच्छे पोर्टफोलियोज दे सकता है, उसके पाप को, उसके भ्रष्टाचार को बचा सकता है, या फिर सीढ़ियाँ जो है रखने का चलन तो हर जगह होता ही है। तो उस तरह से तो वैसा उदाहरण आपको चीन में, क्यूबा में, वेनेजुएला का मुझे ध्यान नहीं है, संभवतः वो भी वामपंथी थे। इस तरह की व्यवस्थाएं आपको इन जगहों पे मिलती है जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है। नॉर्थ कोरिया हो गया, उसमें एक ही व्यक्ति को, आपको एक ही पार्टी को वोट देना होता है, और ये लोग संविधान भी बदल देते हैं अपने हिसाब से, प्रेसिडेंट फॉर लाइफ हो जाएंगे कि जब तक मैं नहीं मरूंगा मैं बना रहूँगा। तो इस तरह की अवधारणाएं होती है, तो वो होता है वन पार्टी। अब भारत में ऐसा है क्या? भारत में कांग्रेस भी है, भारत में भाजपा भी है, भारत में तृणमूल कांग्रेस भी है, भारत में राजद भी है, भारत में जदयू भी है, शिवसेना है, एनसीपी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे है, उधर एआईएडीएमके है, डीएमके हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल है, इतनी पार्टियां हैं। तो आप ऐसे में वन पार्टी डिक्टेटरशिप वो भी भारत पे अप्लाई नहीं होता है, ना ही नरेंद्र मोदी कुछ लोगों के माध्यम से पूरे राष्ट्र को अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो वो अवधारणा भी उस हिसाब से भी ये जो है डिक्टेटरशिप नहीं है। अब आते हैं हम तीसरी अवधारणा पे डिक्टेटरशिप के। ये क्या होता है, ये व्यक्तिगत होता है, व्यक्ति केंद्रित होता है। इसमें सारा पावर जो है, पूरी सत्ता वो एक व्यक्ति के हाथों में होती है। और ये बाकी जो तीन तरह के डिक्टेटरशिप हैं इससे थोड़ा अलग होता है, क्योंकि बाकी तीनों डिक्टेटरशिप में एक व्यक्ति नहीं, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कई लोग जो होता है वो तय करते हैं। और उसमें भी थोड़ा आप कह सकते हैं कि उस डिक्टेटरशिप में भी लोगों के बीच एक डेमोक्रेसी होती है, और उसी तरह से होता है। इसमें क्या है कि लगातार एक व्यक्ति के पास ही सत्ता होगी, राजनीति कैसे संचालन किया जाएगा वो होता है, पैसे का एक्सेस होता है, मिलिट्री उसके अंदर काम करती है, और वो अपने विम्स एंड फैंसीज पे जब वो चाहे, जो करना चाहे वो करता है। ऐसे डिक्टेटर्स कौन थे? ऐसे डिक्टेटर्स आपको कई जगह पे मिलेंगे। किम जोंग उन जो है वो तो है ही, उसका बाप संभवतः जो था वो था किम जोंग इल, उसका नाम था। फिर अफ्रीका में जो है काफ़ी जगहों पे, काफ़ी अफ्रीका में तो छोटे छोटे जितने राष्ट्र हैं वहाँ पे अधिकतर जगहों पे, चाहे कॉन्गो चले जाइए आप, या युगांडा संभवतः था, इन सब जगहों पे एक व्यक्ति जो है वो सत्ता कंट्रोल कर रहा था। फिर आप माओजेडोंग हो गया, फिर स्टालिन हो गया, उसके बाद फिर आप थोड़ा और इधर आ जाए तो एक इदी अमीन करके था, वो था डिक्टेटर। फिर आपको इंडोनेशिया में एक था। इस तरह के जो एक व्यक्ति जो है वो रूल करता है। और फिर एक डिक्टेटरशिप होती है, वो होती है एब्सोल्यूट मोनार्की। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें कहने को तो राजशाही है, लेकिन एक व्यक्ति जो है, एक राजा जो होता है या शहजादा होगा या जो भी होगा, वो
कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने हिसाब का बना लेगा, और मतलब सब चीज़ वो जितने अलग तरह के मोनार्कीज हैं उससे थोड़ा डिफर करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या हो गया कि भाई राजा कहने को है, उसके नीचे जो है संसद होता है, लोग चुने हुए होते हैं, डेमोक्रेसी ही होती है, लेकिन बन गया। माफ़ कीजिए, सेरेमोनियल मोनार्की जो होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल में होता है कि अलग तरह की एक व्यवस्था होती है, उसमें राजशाही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक का कंट्रोल होता है। लेकिन ये जो एब्सोल्यूट मोनार्की होती है उसमें कोई भी इलेक्शन और फलाना, कुछ फैमिलीज या एक फैमिली उसको नियंत्रण में रखती है। जैसे आपको मिडिल ईस्ट में ऐसे कई राष्ट्र आपको मिल जाएंगे। मोदी का तो परिवार ही नहीं है, ना ही राजशाही चल रही है देश में, तो उस हिसाब से भी मोदी यहाँ पे दिखता नहीं है। अब मैं आपके सामने सबसे भयावह जो कुछ तानाशाह रहे हैं उनकी एक लिस्ट में लाना चाहूँगा और वो चलाना चाहूँगा आपके सामने। अब इनके डेथ काउंट जो है वो आप देखते जाइएगा। इसका अननोन है, उसके बाद फिर आपको ये देखिए, इसका भी अननोन है। अननोन मतलब ये मत मानिएगा कम है, ये हज़ारों लाखों में होता है। इदी अमीन, ये हो गया लेनिन, इसका भी मुझे लगता है लाखों में होगा, अगर करोड़ में नहीं तो। ये सब 25th वाले मतलब 25 से नीचे आ रहे हैं, वो नंबरिंग आप देख लीजिएगा। इन सब का डेथ काउंट जो है अननोन है। 20,000 से हम आरंभ हुए थे, ये लाख वाक में होगा। अब ये देखिए, ये है 10 लाख लोगों को बोला जाता है कि इसने हत्या की। काइजर विलियम, मिलियंस मतलब 10 लाख के मल्टीपल में। उसके बाद ये देखिए, 10 लाख को, 1 लाख को मारा, 10 लाख को ये किया। अब ये जो है ये महान आदमी 10 लाख, ये 15 लाख वाले हैं। अब हम टॉप 10 की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये किम इल संग हैं, 1.16 लाख लोगों को मारा। सद्दाम हुसैन 20 लाख लोगों को मारा इसने। 25 लाख लोगों को इसने मारा। इस्माइल जो है ये संभवतः तुर्की का था। उमर ये जो है 4 लाख लोगों की हत्या इसने की। पॉल पॉट 25 लाख लोगों की, ये बहुत ही हरामी टाइप का माना जाता है। याहिया खान, ये अननोन है इसका भी। ये क्रूरतम की लिस्ट है। ये निकोलस सेकंड है, 30 लाख लोगों की हत्या के लिए उत्तरदायी। ये 50 लाख, ये जापानी है, इसके ऊपर है। ये देखिए, ये 1 करोड़ हैं स्टालिन भाई साहब, ये रूस के हैं। उसके बाद ये जो है लियोपोल्ड, ये बहुत, ये संभवतः बेल्जियम का है। 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़। ये 1.7 करोड़ हिटलर। और माओ जो है इसके ऊपर जो है 4 से लेकर के 6 मिलियन, और स्टार 2 करोड़ के लगभग को इसने स्टार्व किया। तो ये आपने देखा, इतना है। अब जो है ये सबसे भयावह तानाशाहों की लिस्ट मैं आपके सामने इसलिए रख रहा था कि आपको अंदाजा हो कि इन शब्दों का प्रयोग कितना लूजली किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, कि ये शब्द वैसे नहीं है कि आप ऐसे ही बस बोलते हुए जो है आप निकल जाए। नहीं, टॉप 25 भी जो है ना, वो भी 20,000 डेथ से आरंभ होता है। इन्होंने केवल, मैं ये इसमें वो तो है ही नहीं जिन्होंने रूल किया और बाकी एट्रोसिटीज़ की, मारपीट, कानून व्यवस्था कुछ ने अपना लूटपाट मचा, नहीं। इसमें खाली मैंने डेथ काउंट वालों को काउंट किया है, बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए जो क्रूरतम थे। तो क्या इसमें कहीं नरेंद्र मोदी फिट होता हुआ आपको दिखता है? मुझे तो नहीं दिखता। ध्रुव राठी को हो सकता है संभवतः दिखाओ, या भारत आपको इस तरह की परिभाषाओं में कहीं फिट होता दिखता है तो मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। प्रश्न आप लोग पूछते रहिए, मैं बाद में जो है लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फ्लो जो है वो टूटे। अब स्वतंत्र भारत में यदि हम बात करें, ठीक है, तानाशाही नहीं, लेकिन कई बार ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने साधुओं के ऊपर गोलियां चलवाई हैं। इंदिरा गांधी, नेहरू की भी नीतियां इस तरह की रही हैं कि लोगों की हत्याएं हुई हैं। कई कम्युनिस्ट या प्रो इस्लामिस्ट रेजीम इस राष्ट्र में हुए हैं। कश्मीर चले जाइए, कितने कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हुई। 30-32 साल हो गया है रालेब गालेब चालेब वाले का। वो तो स्वतंत्र भारत में हुआ ना, वहाँ भी कोई चीफ मिनिस्टर था ना। बंगाल में भी तो कोई चीफ मिनिस्टर अभी है, इससे पहले भी कोई था, उससे पहले भी कोई था, और उससे भी पहले कोई था। कांग्रेस ने, वामपंथियों ने, टीएमसी ने,
इनके समय में आप देखिए, डेथ काउंट आप देखते जाइए। केरल में क्या हो रहा है, क्या हो रहा था लंबे समय से, असम में क्या हुआ, किस तरह के नरसंहार हुए हैं, किस तरह से पॉलिटिकल रिजीम्स ने आइजॉल के ऊपर जो है बमबारी की थी। ये सारा हमारे पास स्वतंत्र भारत में भी इस तरह के दर्जनों उदाहरण हैं जहां पे पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे गोली चलवाई गई, साधुओं के ऊपर। इन सब में भी आप मुझे बताइए कि क्या मोदी के कार्यकाल में जब वो चीफ मिनिस्टर था, हत्या, लूट, बलात्कार, लॉलेसनेस, विपक्ष को साइलेंट कर देना, इस तरह का है? या मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बनाए कितने बार रेजिम चेंजेस कर दिए? इंदिरा गांधी ने संभवतः 50 बार किया है। चुनी हुई सत्ताओं को खत्म कर दिया, हटा दिया। संविधान ऐसे पावर्स देते हैं, संभवतः धारा 256 के तहत। मोदी से तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो? पंजाब को अपने हाथ में ले लो, वहां से इतनी अराजकता फैल रही है, खालिस्तानियों को दिया जा रहा है। बंगाल में बोल रहा है कि संदेश खाली हो गया या अन्य जगह हो गए, वहां पे क्यों नहीं कर रहे हो? पोस्ट पोल वायलेंस इतना अधिक हुआ था, मोदी ने कुछ किया? ऐसा नहीं किया। तो कैसे आप कह सकते हो कि ये डिक्टेटरशिप चल रही है? भाई, कोई आधार तो होना चाहिए कि नहीं नहीं हमारे दोस्त ने, हमारी गर्लफ्रेंड ने स्विमिंग पूल में नहाते वक्त बोला नहीं नहीं मोदी डिक्टेटर है, बस हम आगे साला यहाँ वीडियो बनाने के लिए, नहीं नहीं जाने मन ने बोला है तो हम बना देते हैं। या फिर आपने पैसे लिए हैं, विपक्ष की पार्टियों से पैसे लिए हैं, इंडिया अलायंस से, ये सारा कुछ करने के लिए। और आपके वीडियो के कारण, उसको रीट्वीट करने के कारण जो आपको पालता पोसता है, उसको आज सुप्रीम कोर्ट में जो है माफ़ी मांगनी पड़ी कि हमसे गलती हो गई, हमने जो है रीट्वीट कर दिया ध्रुव राठी का वीडियो। ये तुम्हारी स्थिति है। और जो लोग ध्रुव राठी जैसे चिरकुटों को मतलब उसमें विश्वास दिखाते हैं, उनको सोचना समझना चाहिए। ये तो मैंने वीडियो का बस 20% अभी तक मैं पहुंचा हूं, जो आपसे बात कर रहा हूं। 20% में आप बताइए कि कहाँ पे भारत या मोदी जो है डिक्टेटरशिप की ओर अग्रसर है। अब आप एक कह देंगे कि नहीं 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 मतलब मोदी ठीक है, भीड़ पे गोली नहीं चलवाए मोदी। 2002 तो हुआ मोदी के कार्यकाल, बिल्कुल हुआ। लेकिन क्या 2002 में विपक्ष जब सत्ता में थी, मतलब मैं यूपीए 1 और 2 की बात कर रहा हूँ, 10 वर्ष, एसआईटी बनी, सीबीआई उनके अंदर, बाकी सारी संस्थाएं उनके अंदर, सुप्रीम कोर्ट पे एक तरह का इन्फ्लुएंस उनके लॉयर्स एग्जर्ट करते थे। क्या साबित हुआ कि स्टेट इन्वॉल्व था? नहीं। 59 कार सेवकों की नृशंस हत्या की गई। उसके बाद जब हॉस्पिटल से वो पूरा कोयला हो चुका शव जो है कार सेवकों का निकल रहा था, तब लोगों की भावनाएं भड़की थी और तब लोग सड़कों पे आए थे। उसमें स्टेट का कोई नियंत्रण नहीं था। यदि मोदी तानाशाह होता तो आज गुजरात में विशेष समुदाय के लोग नहीं होते, भारत में भी विशेष समुदाय के लोग नहीं होते। अगर जिसको तुम हिंदुत्ववादी, डिक्टेटर और ये फलाना डिपका कह रहे हो, उन परिभाषाओं में मोदी फिट नहीं बैठ रहा है तुम्हारे। मोदी को वस्तुतः गालियां पड़ती है कि तुम मुस्लिम तुष्टीकरण में कांग्रेस से भी आगे जा चुके हो। तो यदि डिक्टेटरशिप ऐसा है तो हमें चाहिए इस तरह के लोग कि वो जो है मुसलमानों के लिए सबसे अधिक किसी ने कार्य किया तो मोदी है। सबसे अधिक स्कॉलरशिप मोदी ने दिया है। उनके महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक जैसा और इस तरह के जो अवधारणाएं थे उनको हटाने के लिए किसने कार्य किया? इसी सरकार ने किया है। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मोदी चाहे रिलीजन को लेकर के मतलब इन्फ्लुएंस्ड है या फिर वो जो है सारी सत्ता जो है अपने नियंत्रण में लेना चाहता है? किसी भी परिभाषा पे मोदी वहाँ पे खरा जो है वो नहीं उतरता है। अब बात करते हैं कि इन लोगों की समस्या है क्या, क्यों आखिर इस तरह के वीडियो या इस तरह की अवधारणाएं लेकर के लोग क्यों आ रहे हैं? ये चलते हैं कि देखो भाई हमारे मतलब के लोग तो जीत नहीं रहे हैं, तो उसका कारण नहीं जानना चाहते। वो कहते हैं नहीं जीत रहा, कह दो सामने वाला डिक्टेटर है, वो फांसीवादी, आपातकाल आ गया।
आपातकाल जो लेकर के आया थे, जिस पार्टी ने आपातकाल लाया है इस राष्ट्र में, उस पार्टी को, उसमें आपको भविष्य दिख रहा है। जिस पार्टी ने चुनी हुई राज्य सरकारों को निरस्त किया था, उस पार्टी में आपको तानाशाही और आपातकाल नहीं दिखता है। किस में दिखता है? मोदी में। कहा है भाई? क्योंकि वो बार बार जीत जा रहा है, उसकी पार्टी बार बार परफॉर्म कर रही है। आपने अपने निकम्मेपन को, कि राहुल गांधी किस तरह की बातें करता है भाई, प्रियंका गांधी, वो जब तक मतलब मुंह बंद रखती है तभी तक ठीक लगता है, जो ही मुंह खोलती है वो पप्पू का भी मतलब वो तो बड़ा पप्पू है। कौन है एक घनघोर एलिटिज्म, एंटी हिंदू, एंटी मेजॉरिटी स्टैंस रखने वाले लोग, जो चुनी हुई सत्ता को लगातार अटैक करते हैं। ऐसे लोगों में आपको भविष्य दिखता है, जो कहते हैं सनातन डेंगू है, मलेरिया, उसका नाश होना चाहिए। ऐसे लोग के लिए आपकी वाहवाही निकलती है। बंगाल में नरसंहार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से, उस पर कभी कोई नहीं बोलता है। न ध्रुव राठी ने बोला, न आकाश बनर्जी ने बोला, न रवीश बोल रहा है, न अजीत अंजुम बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है उस पर। कोई भी कुछ भी बोलता हुआ नहीं दिखता है। क्यों भाई? क्योंकि वो तुम्हारे एजेंडे में फिट नहीं बैठता है। और तब तुम कहते हो कि नहीं, मोदी जो है वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी चला रहा है। नए नए शब्द आप गढ़ लेते हैं। इनका मोदी को तानाशाह मानने का मानदंड, मैंने तानाशाही के प्रकार और परिभाषाएं आपको बताए। इनका मानदंड क्या है पता है? अरे हिटलर भी चुन के आया था, मोदी भी चुन के आया है। वाह भैया, गजब मतलब तुम्हारा मतलब लॉजिक है। इनका रहेगा फलाना डिक्टेटर जो है वो भी 3 बार ड्रेस बदलता था दिन में, मोदी भी बदलता है तो मोदी डिक्टेटर हो गया। फलाना जो है क्या कहते हैं, उसकी हाइट 5 फुट 6 इंच की थी, मोदी की भी 5 फुट 6 इंच है, जो भी है मोदी की हाइट, वो कह देंगे 2 डिक्टेटर की हाइट अगर समान हो जाए और मोदी से उन दोनों की हाइट मिल रही है तो वो लोग 2 डिक्टेटर की हाइट इतनी, तो ये हाइट होना जो है डिक्टेटर होने के गुण होते हैं। तुम उस वकैती में चले जाते हो। और दुर्भाग्य आप देखिए कि इनके जो फॉलोअर्स हैं ऐसे बकलोल हैं कि इन बातों पे वो विश्वास करते हैं कि हाँ यार, मोदी तो उधर नरेंद्र मोदी लिखा होता है उसके कोट में, इस कारण से वो डिक्टेटर हो गया, उसमें है गुण है डिक्टेटर वाले। माओ जेडोंग में भी एम था और मोदी में भी एम है, इसलिए मोदी जो है डिक्टेटर है। इसी कारण से तुम 10 वर्षों से ये एजेंडा पेडल कर रहे हो एंड नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट इट। वो लगातार चुनाव जीतता जा रहा है। इसलिए जीतता है कि तुम्हारे विषय इतने खोखले हैं और तुम कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके उन लोगों को मूर्ख समझने लगे हो या कन्विंस्ड हो कि वो मूर्ख हैं, जो हाईवे को, एक्सप्रेसवे को, चंद्रयान को अब कल 5 एम्स एक बार में डेडिकेट किया। कांग्रेस ने 50 वर्षों में 1 एम्स बनाया था। ये है। और तुम जो है उसको फिर टारगेट करते हो तो लोग तुम पे क्यों विश्वास करेंगे? तब फिर तुम्हारे नहीं, अंग्रेजी का एक वर्ड ले आते हैं, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो रहा है यहाँ पे, नहीं नहीं डिक्टेटरशिप बोल देते हैं यार, बहुत कूल लगेगा। इसी कारण से कूल लगता है, तुम्हें व्यूज भी आएंगे। व्यूज इसलिए भी आएंगे क्योंकि आधा तो साला राइट विंग वाला तुम्हारे वीडियो को पुश कर रहा है, बताओ यार ये वीडियो ऐसे बना दिया, देख भी वही लोग रहे। अगर तुम्हारी बातें सही होती ना तो मोदी 2019 में हार जाता बुरी तरह से, 2017 में योगी नहीं आता। इस कारण से भी तुम लोग जो है फिर तो लगता है कि तुम कहां से मतलब अपना पोषण जो है वो पा रहे हो। भारत की ग्रोथ स्टोरी है, विकास यात्रा है और एक बेकार का विपक्ष है। ये तीनों जो हैं, इन कारणों से मोदी सत्ता में है। जो ग्रोथ स्टोरी है, जिस तरह की कहानियां धरातल पे उतरती जा रही हैं, जो हम कभी सोचते नहीं थे,
उस तरह की चीज़ें होती दिखती हैं, जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हो रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें बन रही हैं, जिस तरह से हम वर्ल्ड के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो हमें होती दिखती है जो हमने कभी सोचा नहीं था। ऐसी सड़कें, इस तरह के मतलब इस तरह की गुणवत्ता वाली, जो पहले होता था कि भाई भारत में 3G आने में वर्षों लग रहे हैं, अब सब चीज़ 4G है, सबसे चीप डेटा है। मतलब एक महिला के टॉयलेट से लेके चंद्रयान और मंगलयान तक हम सोचते हैं, एक ही आदमी ऐसा सोच रहा है। इस कारण से इनको समस्या होती है और इस कारण इनको लगता है कि अरे यार, इसकी छवि तो ग्रो करती ही जा रही है लगातार, हम इसको काउंटर कैसे करें। तो कह देंगे नहीं नहीं, माओ में भी एम था, मोदी में भी एम है। हाँ जानू, तुमने सही कहा कि नहीं, डिक्टेटर है मोदी, ये कह के ये लोग आगे बढ़ते हैं। यदि मोदी डिक्टेटर होता तो ये नहीं होता कि नीतीश कुमार जो है वो सत्ता में चुन करके आए भाजपा के साथ गठबंधन करके, और सरकार उन्होंने बना दी राजद के साथ पिछले साल 2022 के अगस्त में। ठीक है, चुनाव लड़े शिवसेना के साथ, और शिवसेना जो है विरोधी पार्टियों के साथ जो है वो खड़ी हो जाती है। तो ये डिक्टेटरशिप में नहीं होता है भाई। डिक्टेटर जो है ना, फिर उद्धव ठाकरे को और नीतीश कुमार को गायब कर देता, जो उसके साथ इस तरह से धोखेबाजी करता है। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो तुम ये पेडल करते रहोगे, नहीं होगा। चंडीगढ़ का चुनाव हुआ, चंडीगढ़ का चुनाव जो है, आप सोचिए कि कैसा, मतलब 2 कौड़ी का डिक्टेटर है मोदी, कि एक मेयर का इलेक्शन तुम मैनेज नहीं कर पाए। आप सोचिए, मेयर का इलेक्शन, ऐसा भी नहीं है कि नेशनल लेवल का इलेक्शन जो है मैनेज करने की बात हो, नहीं। क्या डिक्टेटर है भाई कि तुम साला पार्षद तक को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हो। यदि मोदी डिक्टेटर होता तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को बुला के 2 थप्पड़ मारता, बोलता साले मैं जो बोल रहा हूं उस तरह से कर। नहीं हुआ ना। यदि मोदी डिक्टेटर होता तो किसान आंदोलन 1 साल तक नहीं चलता, उसको 3 बिल वापस नहीं लेने होते। सीएए को लेकर के मतलब 3 महीने तक, 100 दिन तक जो है वो सड़क जाम नहीं होता शाहीन बाग में। लाल किले पे यदि मोदी डिक्टेटर होता तो लाल किले पे चढ़ने की हिम्मत नहीं करते खालिस्तानी। ये सब हुआ और ये सब वापस हो रहा है। इस वर्ष के आरंभ में ही ड्राइवर्स जो है, ट्रकर्स, उनका आंदोलन हो रहा था। उसके बाद अब एक बवासीर शंभू बॉर्डर पे जो है वो विकराल रूप लेकर के बैठा हुआ है। यदि मोदी डिक्टेटर होता तो इतने सारे दंगे जो लगातार छोटे छोटे छिटपुट इधर उधर हो रहे हैं, वो समुदाय विशेष के लोग नहीं करते। हिंदुत्ववादी डिक्टेटर कहते हो ना। क्या सरस्वती पूजा से आरंभ हो करके, जो एक पहला बड़ा हिंदुओं का फेस्टिवल होता है 14 जनवरी, संक्रांति को यदि आप निकाल दें, वहाँ से आरंभ होके सरस्वती पूजा, उसके बाद आती है होली, होली के बाद रामनवमी हो जाएगा, हाँ महाशिवरात्रि हो जाती है, उसके बाद फिर कांवड़ यात्रा आएगा, उसके बाद फिर जन्माष्टमी होगी, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे तो मतलब कांवड़ यात्रा तो हालांकि 1 महीने तक चलती है, दुर्गा पूजा, दिवाली। किस चीज पे पत्थरबाजी नहीं कर रहा है मुसलमान? आपको लगता है कि डिक्टेटरशिप में, और 1 वर्ष नहीं, पिछले दशक में आप देख लीजिए, 10 वर्षों में यही चल रहा है, यही पैटर्न है और वो बढ़ता ही जा रहा है। सरस्वती पूजा में 2 साल पहले तक हमने नहीं सुना था पत्थरबाजी का। महाशिवरात्रि के तोरण द्वार को लेकर के नहीं सुना था। पत्थरबाजी केवल कांवड़ यात्रा पहले होती थी, बाद में रामनवमी के जुलूस निकले, उस पर होने लगा। तो ये 2 फेस्टिवल दुर्गा पूजा के पंडालों पे होती थी। तो 3-4 को छोड़ करके अब तो कुछ भी है, डीजे बजा रहा है हिंदू, पत्थर मार दो, जान मार दो किसी का। डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है कि जिसको आप कहते हैं कि मोदी तो उनका विरोधी है, और वही जो है लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, और उनका कुछ नहीं होता वस्तुतः।
ये डिक्टेटरशिप की पहचान नहीं, वो लोग गायब हो जाते यदि मोदी डिक्टेटर होता तो। यदि मोदी डिक्टेटर होता तो आज मीडिया में 24 घंटे संदेश खाली होता न्यूज में। ऐसा है नहीं है। मीडिया में क्या चल रहा है? किसान आंदोलन। मोदी यदि डिक्टेटर होता तो चाहे राफेल हो, पेगासस हो, मणिपुर हो, इन चीज़ों को लेकर के फिर हिंडनबर्ग और अडानी के कारण 2-3 सेशन जो है वो बलि चढ़ गए। इन सब को लेकर के यदि मोदी डिक्टेटर होता तो संसद सत्र जो है ऐसे बर्बाद नहीं होता। सारे विपक्ष के नेता कहीं और बैठे होते यदि मोदी डिक्टेटर होता। ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें 24/7 मीडिया में बनी रही। ये डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है कि आपके विरोधियों का नैरेटिव जो है वो चल रहा है, आपका नैरेटिव नहीं चल पाता है। ये डिक्टेटरशिप की निशानी नहीं है, ये एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी की निशानी होती है। यदि मोदी हिंदुत्ववादी डिक्टेटर होता तो स्टालिन का बेटा ऐसे कह के घूम नहीं रहा होता। स्वामी प्रसाद मौर्य नेवले जैसी शक्ल लेके और रंग बिरंग की बातें जो है रामचरितमानस फाड़ रहा है। ये जो नव अम्बेडकराइट्स हैं वो हमारी मनुस्मृति को, मानस को, इसको लात से कुचल नहीं रहे होते। राम मंदिर के लिए हमें जो है इतनी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। आप जो है कृष्ण जी की जन्मभूमि के लिए अभी भी मतलब सर्वेक्षण कराने तक पे जो है तरस रहे हैं। ज्ञानवापी में वाराणसी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वहाँ तक जाना पड़ता है परमिशन लेने के लिए। ये डेमोक्रेसी की निशानियाँ नहीं हैं। ये माफ़ कीजिए, ये डिक्टेटरशिप की निशानियाँ नहीं है, ये डेमोक्रेसी की निशानियाँ हैं। आप इस बात को समझिए। और जब आप इस तरह के प्रपंचियों का वीडियो देखते हैं तो आपको लगातार इस तरह की बातें बैक ऑफ माइंड में रखना चाहिए कि वो जो बोल रहा है उसके पीछे क्या बात है। अब हम ध्रुव राठी जी के कुतर्कों पे चलते हैं। एक तो हालांकि अनिकेत करके हैं ये, इन्होंने एक थ्रेड लिखा है ठीक ठाक, तो जो ट्विटर पे हैं वो जाके इनका थ्रेड भी जो है वो पढ़ सकते हैं। फिर भी मैंने अपनी तरफ से भी जो है चेष्टा की है कि उसका एक एक वीडियो मैं चलाऊंगा और उसके बाद फिर हम। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? बात यहां किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक हो जा रहे हैं। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से। चलिए, पहले तो इसमें इसने बोला कि हमारा देश मतलब सारी चीज़ें इस तरह से इशारा कर रही हैं कि वन पार्टी डोमिनेंस हो जाए, वन पार्टी वन नेशन टाइप का। ऐसा तो हो नहीं रहा है, मतलब आंकड़े ऐसा नहीं कहते। और जहाँ तक वन पार्टी डोमिनेंस की बात है, फिर तो राजीव गांधी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा डिक्टेटर था। इंदिरा गांधी जो है सबसे बड़ी डिक्टेटर थी। नेहरू सबसे बड़ा डिक्टेटर था। कि उनके समय में केंद्र और राज्य दोनों में अधिकतर जगह पे अभी जो एनडीए या भाजपा की सरकारें हैं उससे अधिक जो है उस वक्त हर जगह पे स्टेट में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। आप 50, 60, 70 के दशक तक जाइए, उसके बाद फिर रीजनल पार्टियां जो है कुछ कुछ जगहों पे इवॉल्व होती हैं, वो वहाँ से कांग्रेस को पुश आउट करती हैं। फिर भी उनका डोमिनेंस जाता नहीं है, वो लगातार केंद्र की सत्ता में बने रहते हैं और चुनी हुई सत्ताओं को डिसमिस करते रहते हैं राज्यों में। तो ध्रुव राठी को यदि वो सही में कि नहीं मैं रिसर्च करता हूँ और फलाना ये करता, तो कम से कम इन डिक्टेटर्स का भी नाम मोदी के ही नाम के साथ लेता, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं। तो क्या वाकई एक पार्टी का डोमिनेंस भारत में अभी है? ये भी हमें मतलब समझना चाहिए। एब्सोल्युटली केवल भाजपा जहां सत्ता में, केवल भाजपा और किसी का नहीं लिया है मदद, केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे केवल भाजपा सत्ता में है और उसके चीफ मिनिस्टर हैं। वो लिस्ट जो है वो गोवा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, असम है संभवतः, या असम में कोई पार्टी साथ में उनके, और एक है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो केवल ये है। और ये होता है कितना, 31 में से 6, 20% के लगभग। इसमें यदि आप और भी
जोड़ दें। यूपी में जैसे किसी को साथ लिया हुआ है, त्रिपुरा में किसी के साथ है, अरुणाचल में किसी के साथ है, हरियाणा में किसी के साथ सत्ता में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में, इन सबको मिला देंगे तो आधे राज्यों में भी भाजपा का इन्फ्लुएंस नहीं है। 31 में से 12 जगह पे, 15 जगह पे और एकदम जोड़ लिया जहां भाजपा ड्राइविंग सीट में भी नहीं है, सेकंड या थर्ड पोजीशन पे, सब मिला लीजिएगा 52% टाइप का आंकड़ा आता है। ऐसा किस डिक्टेटरशिप में होता है भाई? कहीं पे इस तरह से नहीं होता है। अब ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया उसी में एक जगह पे ये, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी पूरी तरीके से खत्म कर देना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विदहोल्ड कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। अब यहाँ पे इसने एक बात जो इसमें बोली, विपक्ष की आवाज दबा दी। किस विपक्ष की आवाज दब गई भाई? किसान आंदोलन का 24/7 कवरेज हो रहा है तो विपक्ष की आवाज दब गई। रवीश कुमार की इसने बात की है आगे। रवीश कुमार, उसका जो मालिक है उसका पता करो भाई। 5,000 करोड़ के उसके आरोप लगे थे, वो मनी लॉन्ड्रिंग के। शेल कंपनियां 32 बनाया हुआ था उसने। 234 करोड़ का उसने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उस पर स्लैप किया था पेनल्टी। 400 करोड़ का संभवतः लोन डिफॉल्ट या ऐसे कुछ किया था, उसको तो बेचना ही था। अडानी ने उसको खरीदा, ऐसा नहीं है कि मोदी ने बोला है निकलो और अडानी, नहीं भाई। उसके बाद भी चले जाओ ना, राजदीप का एंकरिंग नहीं कर रहा है, सागरिका घोष, सॉरी वो तो अब मतलब वो तो ऐसे पत्रकार थी भी नहीं, वो इधर चली, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, वायर नहीं चल रहा है, स्क्रॉल नहीं चल रहा है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। नहीं है ऐसा तो तुम्हें लग रहा है नहीं नहीं रवीश जी एनडीटीवी में नहीं, भाई चल रहा है ना उसका, यूट्यूब देख रहे हैं ना। सरकार चाहती, यदि तानाशाही होती, आपको लगता है कि यूट्यूब का एक चैनल सस्पेंड नहीं करा सकता मोदी? तो इसमें ये तानाशाही विपक्ष की आवाज का, तुम यदि बोल रहे हो कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, इसका मतलब है कि विपक्ष की आवाज नहीं दबाई जा रही, तुम्हारा बोलना ही, और वो भी तुम कहां से बोल रहे हो? जर्मनी से बैठ करके। तो कोई विपक्ष की आवाज कहीं पे नहीं दबाई जा रही है। अब इसने जो है किसान आंदोलन पे बोला है। हाल ही में जब किसान दोबारा से उतरे सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए तो सरकार ने नोकीली कीलों के साथ उनका स्वागत। फिर किसानों के ऊपर रबर बुलेट्स चलाई गई, उनके ऊपर टीयर गैस फेंकी गई, वो भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, मानो ये कोई वॉर जोन हो। ऐसा लग रहा था कि देश का ये बॉर्डर हो चाइना के साथ। वहां भी इस तरीके से इंतजाम नहीं किए होते। कम से कम 3 किसान अंधे हो गए पुलिस के द्वारा चलाई गई इन रबर बुलेट्स की वजह से। पॉइंट यहां पर यह है कि एक पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले आम इंसान को सरकार इस तरीके से ट्रीट करे, क्या ये सही है? इस प्रोटेस्ट के पीछे क्या कारण है, किसानों की क्या मांगे हैं, इसकी बात एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो सेपरेट वीडियो ये क्या बनाएगा, उसका जवाब मुझे लगता है कि मैंने जो वीडियो बनाया उसमें बना दिया है। और ये पीसफुल प्रोटेस्ट तो बिल्कुल नहीं है, पत्थरबाजी कर ही रहा है किसान, निहंग तलवार लेकर के दौड़ ही रहे हैं। लोगों को पिछले बार काटा है निहंगों ने किसान आंदोलन में। पीसफुल प्रोटेस्ट में ट्रैक्टर लेके रहे, मतलब चढ़ नहीं जाते हैं लाल किले पे। जिस तरह से सीआईएसएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान को मारा पीटा गया, वो भी हमने देखा है। हरियाणा पुलिस के 22 जवान एक दिन जख्मी हुए हैं, 12 जवान एक दिन जख्मी हुए हैं। तो तुम किन लोगों को डिफेंड कर रहे हो? और पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार है, प्रोटेस्ट का अधिकार फंडामेंटल नहीं है। उसमें भी जो ही तुम दूसरे लोगों के मौलिक अधिकार, राइट टू मूवमेंट, राइट टू वर्क, ये 2 चीज बाधित होती है तुम्हारे प्रोटेस्ट से। इस कारण से, और तुम्हारे प्रोटेस्टर बोल क्या रहे हैं, खालिस्तान बनाएंगे। लाहौर जो है 26 किलोमीटर पे है। मोदी को मार देंगे, उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है राम मंदिर के कारण। पिछली बार तो बच गया था पंजाब में, इस बार आएगा टांग देंगे। इस तरह की बातें कर रहे हो तो कौन सा किसान आंदोलन भाई? और वो किसान किस बात पे आंदोलन कर रहा है? एमएसपी पे,
नहीं, उसको पता भी नहीं है। उसको एमएसपी दे भी दिया जाए ना तो वो एक नया डिमांड लेकर के आ जाएगा। अब आगे आगे देखिए इसका नौटंकी, चुनाव के ऊपर इसने क्या बोला है। हाल ही में चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर इलेक्शंस हुई। इन इलेक्शंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक अलायंस बनाई थी, लेकिन जब इलेक्शंस एक्चुअली में हुई तो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, इन्होंने 8 कांग्रेस और एपी के वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। और ये सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड जो हुआ यहाँ पर, इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। लेकिन पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पर इतने आरोप लगाए गए हैं कि प्रशांत किशोर ने तो खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है। उनका कहना है कि उन्होंने इतना पार्शियल और बायस्ड इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं देखा। और प्रशांत किशोर है कौन जो उसने कह दिया तो हम लोग जो है पागल होके नाचने लगे? नहीं यार, प्रशांत किशोर ने कह दिया। हु द हेल इज ही? उसकी व्यू मेरे व्यू से अधिक कैसे, मतलब उसका क्या वेटेज है? वो कौन सा पोजीशन होल्ड कर रहा है? प्रशांत किशोर ने कह दिया इसलिए। और तुम अपनी बात को, इसी ने आगे वीडियो में, उसका क्लिप मैं नहीं चलाऊंगा, वहां पे बोल रहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है। तो ईवीएम हैक हो सकती है, बैलेट पेपर आपने देख लिया कि वो भी नहीं चला, भाजपा से मैनेज नहीं हो पाया, तो चुनाव हो कैसे? माइक पे लेकर के बोले किसको वोट देना है, मोदी कौन वोट देगा, लोग हाथ खड़े करेंगे, ड्रोन से जो है गिनती होगी, ऐसे होगा। और क्या बोल रहे हैं ध्रुव राठी कि इससे अधिक मैनिपुलेशन आज तक हुआ ही नहीं है। भाई राजद क्या कर रहा था बिहार में? पंचायत चुनाव में टीएमसी ने क्या किया? सबके वीडियो हैं, किस तरह से वोट डाले जाते हैं, बैलेट पेपर क्यों लूटे जाते थे, बैलेट पेपर में इंक डाला जाता था, टीएन शेषन आया और किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद से सुधार किस किस तरह से किए हैं। उसके बाद जाके क्या बात कर रहे हो कि साला इलेक्शन जो है, मैंने मतलब मेयर का इलेक्शन में 8 वोट, वो भी अनिल मसीह, मुझे नहीं लगता है कि उसको किसी ने बोला होगा ये करने को, उसे लगा कि हम खुद ही कर लेते हैं मैनेज, तो वो अपने बिहाफ पे कर रहा है। या जांच हो, बोल दे कि भाई हमको मोदी ने फोन किया, मतलब अब ये दिन आ गए हैं कि मोदी जो है मेयर का इलेक्शन मैनेज करवा रहा होगा। आप सोचिए इन बातों पे। और ये आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भाई भारत में इलेक्शन जो है आज तक जो है बाकी की विपक्ष, मतलब जब बैलेट पेपर से होता था तो उसमें कभी इससे खराब तो आज तक हुआ ही नहीं ऐसी स्थिति। टीएमसी कैसे जीती है बंगाल, जाके पूछ लो लोगों से। कार्यकर्ता मारे जाते हैं, पोस्ट पोल वायलेंस क्यों हुआ था पता करो। ईवीएम से चुनाव होता है फिर भी यह हाल है, कैसे? क्योंकि उनको आने ही नहीं दिया जाता। तो तुम ये जो है ये रोते गाते रहो। आगे इसने बोला कि मतलब चुनाव जो है वो सही से नहीं कराए जा रहे हैं, बीजेपी जो है वो कंट्रोल करती है। बीजेपी कंट्रोल करती है इसीलिए बंगाल में हार रही है, उसके इतने लोग मर रहे हैं। बीजेपी कंट्रोल करती है इसीलिए जीते हुए राज्यों में चुनाव हार रहे हैं। रेजिम चेंज हुआ ना भाई, भाजपा हर जगह तो रिटेन नहीं कर रही है ना सीट। कर्नाटक हारी, हिमाचल हारी, कौन सा तानाशाह जो है वो हारता है जीती हुई सीटें? उत्तर प्रदेश में 325 से 273 पे आए। वो क्या आपको लगता है डिक्टेटरशिप में होता है? चुनाव मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे, मैनेज कर रही है बीजेपी। उसकी स्थिति बिहार और महाराष्ट्र में ऐसी होती यदि वो मैनेज करते तो। कि आप लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, किसकी बात सुन रहे हैं, वो सोचिए। आगे उसने एक जगह ईवीएम हैक हो सकता है, फलाने ने एक बार बोला, उसने बोला इसलिए हो गया, ले जाओ ना। ईवीएम पे खुला चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन ने कि जो कहता है हैक हो सकता है आओ और हैक कर दो। बोला नहीं, हमको घर ले जाने दीजिए, हम घर पे रखेंगे और तब कर देंगे। वाह, कहां आपने देखा है कि ईवीएम घर ले जाकर के लोग हैक कर रहे हैं? ईवीएम के भी ऊपर मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार मैं इस पे बोल चुका हूं कि 2 यूनिट होता है, 3 लेवल पे रैंडमाइजेशन होता है। नेशनल लेवल पे किस बैलेट यूनिट के साथ कौन सा कंट्रोल यूनिट जाएगा वो किसी को पता नहीं होता है, रैंडम होता है और वो उसी के साथ काम करेगा।
स्टेट में जाता है फिर से वो रैंडमाइज किया जाता है, जिले में आता है फिर से होता है। हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के सामने एक एक ईवीएम पे मॉर्निंग में जब वोटिंग होती है ना 50-50 वोट दिया जाता है सबको दिखा करके कि ईवीएम सही से काम कर रहा है। तो वह 50 वोट डाल दिया, उसके बाद से ईवीएम अपने आप जो है अपने हिसाब दबा और भाजपा को वोट जा रही है। ऐसे नहीं होता है, ये भी प्रपंच है। वही है कि बोलना है उसको तो कुछ भी मतलब लाल पीला बैकग्राउंड करके वो बोले जा रहा है। अब एक उसने जो बोला है वो ये है कि भाई आप जो क्लेम कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है जीत रहा है उसमें टर्न आउट अच्छा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आ रहे हैं और वोट दे रहे हैं इसलिए ये डेमोक्रेसी ही है। उदाहरण 2 लोगों का मैं यहाँ वीडियो चलाऊंगा। एक तो पहले वो अभी 2024 का चुनाव है, किसान कहीं दिल्ली पहुंच गए गलती से, तो अमृतकाल का जो माहौल है वो जरा खराब हो जाएगा। गोदी मीडिया से नहीं लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास ये खबर तो पहुंच रही है, लेकिन अब ये भी बस कुछ ही दिनों की बात है। शायद 2025 में अगर फिर से एमएसपी को लेकर एक फार्मर प्रोटेस्ट 3 होता है तो आप तक खबर भी नहीं पहुंचेगी। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, कितने फार्मर्स मरे हैं या कितने आंसू गैस बरसाए गए, ये सब न्यूज आपके फीड से गायब हो जाएगा। और तैयारी जारी है कि इंडिपेंडेंट मीडिया और सोशल मीडिया से भी ऐसे एंटी अमृतकाल दृश्य मिटा दिए जाएं और हर न्यूज चैनल पर और हर यूट्यूब चैनल पर बस ऐसे दृश्य दिखे। सुप्रीम लीडर की जय जयकार। ये किम जोंग उन से मोदी का कर रहा है। और कहां पे ऐसा हो रहा है मैनेज, मैंने नहीं देखा है। आप लोगों ने यदि देखा है कि मोदी की जय जयकार हो रही है और बाकी जो है अन्य तरह के न्यूज जो उनके विरोधी चाहते हैं चले वो नहीं दिख रहा है, तो मुझे कमेंट में आप लोग जो है वो बताते रहिए। अब इसी पे ये अकेला नहीं है। ये कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। 100% वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है उन इलेक्शंस में। लेकिन बस फर्क ये है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है, आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है। और बात अगर यहां सिर्फ डेमोक्रेसी शब्द की है, नॉर्थ कोरिया को DPRK करके पुकारा जाता है, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक। तो इसका मतलब है ये कह रहा है कि भाई भारत भी डेमोक्रेसी कह रहा है, तो खाली कहने से क्या होता है। वो तो कोरिया में जो मैंने आपको बोला था कि ये बोलेंगे माओ के भी नाम में M है, स्टालिन के नाम में जो है लास्ट वर्ड N है, मोदी का स्टार्टिंग वर्ड N है, मोदी में M भी है माओ वाला और O भी है माओ वाला, तो इस कारण से मोदी डिक्टेटर हो गया। तो वहाँ भी चुनाव होते हैं, यहाँ भी हो रहे, इसलिए मोदी डिक्टेटर हो गया। इसने ये नहीं बताया कि भारत में किसने मोदी के खिलाफ वोट किया तो उसका नौकरी उसकी चली गई। भारत में कहाँ पे मोदी के खिलाफ जो वोट करते हैं उसको एंटी नेशनल उनके वोट देने के कारण कहा जाता है। और कौन कह रहा है? नॉर्मल 2 आदमी जो आपस में लड़ झगड़ ले तो उसके लिए क्या मोदी उत्तरदायी है? नहीं है। आप सोचिए कोई आदमी का लॉजिक कितना हिला हुआ होगा कि वो चुनाव तो कोरिया में भी हो रहे हैं इसलिए भारत को हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे भी हो। और इसको उनके बारे में सोचिए जो इन बातों पे विश्वास करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ध्रुव राठी भाई आपने गजब की बात कह दी है। अब यहाँ पे जो है एक चीज ये देखिए कि ये एक्सपेंडिचर पे बोल रहा है। आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने एक लिमिट लगाई हुई है कि एक MLA इलेक्शन और एक MP इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। MP इलेक्शन में लिमिट 95 लाख रुपीस पर है। बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा था, तो पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कितना पैसा इन्होंने खर्च किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1264 करोड़ रुपीस। कैसे अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने? और क्या कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया? इसी वीडियो में आगे बोलता है कि कांग्रेस ने भी उस लिमिट को एक्सीड किया, TMC ने भी किया, सब ने किया है। लेकिन वो बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने भाजपा वाले को कैसे अलाउ किया है, इस कारण अब हो गया डिक्टेटरशिप। भाजपा वाले को कैसे किया, बाकी के अलाउ कर सकते थे, भाजपा को क्यों कर दिया? आप सोचिए एक बार कितना सेलेक्टिव ये प्रोपेगेंडा है। और दूसरी बात इसमें तुम जो बोल रहे हो कि भाजपा जो है क्यों पैसे,
तो साले तुम ले आओ ना, जिसके पास पैसा है खर्चा करे, किसने रोक दिया है? सबको पता है कि एंट्री क्या की जाती है। एक यार विधायक के चुनाव में 2-4 करोड़ रुपए लोग खर्चा करें, पार्षदी के चुनाव में 25-30 लाख 50 लाख रुपया खर्चा हो जाता है, और हम कह दें कि सांसद के चुनाव 95 लाख की वो लिमिट है, उतना नहीं होता है। कैंडिडेट अपना पर्सनल खर्चा करता है, पार्टी अलग खर्चा करती है, और जो एंट्री जाता है वो अलग होता है, ये सबको पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा खर्चा कर रही है, एक ही पार्टी कर रही है, बाकी जो है वो बड़े एकदम साधु सा नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं खर्च कर पाओगे। कांग्रेस ये बताए ना कि क्या जो इलेक्शन की कैंपेनिंग होती है, आचार संहिता लागू, उसी को क्यों मान रहे हो कि एक्सपेंडिचर है? ये बताओ। ये भारत जोड़ो यात्रा जो हो रही है या फिर न्याय यात्रा जो हो रही है, उसमें जो करोड़ों रुपए का खर्च आ रहा है वो कहाँ से हो रहा है, वो कौन कर रहा है? उस पर कोई उत्तर नहीं होगा। उत्तर इसलिए नहीं होगा कि उस पर उत्तर है नहीं। आप इसको डिफेंड जो है आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हो। आगे ये बोलते हैं कि भाई विधायक खरीद रहे। प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ इलेक्शंस की नहीं है। अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो भी उस सरकार को गिरा दिया जाता है। यहाँ पर अनगिनत बार एलिगेशंस लगे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी पर। बार बार ये कहा गया लोगों के द्वारा कि बीजेपी एमएलएस को एक रिजॉर्ट में लेकर जाती है और उन एमएलएस का मुंह बंद कर देती है पैसे ठूस कर। क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग के एलिगेशंस सच्चे हैं? मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो उस रिजॉर्ट के अंदर झांक कर देखता नहीं हूं। लेकिन आप खुद ही सोच लो, रिजॉर्ट के अंदर वो सारे एमएलएस बैठकर लूडो तो खेलेंगे नहीं, लूडो नहीं खेलेंगे, लेकिन तुम जरूर लूडो हो। मात्रा इधर उधर आप लोग जो है कर लीजिएगा। ध्रुव राठी को मैं बोल रहा हूं, जब तुम्हें पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, कोई ऐसा डेटा नहीं है, भाई कोई भी नॉर्मल कोई नौकरी भी आदमी करता है, जिसको जहां भविष्य दिखता है तो वहां चला जाता है। क्या पार्टी चेंज करना असंवैधानिक है? शिवसेना तोड़ा ना भाई 2/3, कोर्ट गए, कोर्ट ने क्या बोला? विद इन द रूल्स है। सिंबल तक किसको अलॉट हुआ? जो अलग हुए, जो भाजपा के साथ गए। एनसीपी के साथ वही हुआ। तो किसने यहां पे कौन सा हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है और कौन नहीं करता है? अगर हॉर्स ट्रेडिंग, अब ठीक है एक शब्द बना लिया गया, कौन नहीं कर रहा? बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, खाली भाजपा ये कर रही है। इसका कोई पहले इतिहास नहीं है। नोटों के बंडल संसद में क्या नहीं गिराए गए थे? तो ये सारा बर्डन जो है भाजपा पे क्यों आता है? और यदि हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर ये तो बताओ कि मात्र 12 स्टेट में क्यों है इनके चीफ मिनिस्टर और अधिक जगह पे क्यों नहीं है? तो ये कैसी डिक्टेटरशिप है भाई? किस तरह की कौन सा तानाशाह ऐसा है जो रिसोर्ट में हो रहा है और वो जो है सारे लोगों को अपने तरफ नहीं कर पा रहा है, जीती हुई सत्ताएं जो है वो उसके हाथ से निकल जा रही है। कहाँ पे इसका है कि ध्रुव राठी को पता नहीं है कि डिक्टेटरशिप होता क्या। अगला लॉजिक इसका सुनिए। ईडी की वेपनाइजेशन। पिछले साल 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करी थी कि कैसे सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ। उन्होंने बताया कि 3000 से ज्यादा रेड्स करी है इन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स पर। 2014 से अगर कंपेयर करो तो 4 गुना का जंप देखने को मिला है ईडी केसेस में जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ चल रहे हैं, और 95% केसेस सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ। तो बढ़िया बात है। और घोटाले तो ध्रुव राठी ये ज्यूम करता है कि नहीं, सारे लोग जो है वो उसके भगवान उसके भाग में लगे, सब लोग एक प्रोपोर्शन में ही घोटाले करेंगे। कांग्रेस 5 साल रही, 4 घोटाले किए, अगले 5 साल में 4 तो टोटल 8 हो गया। तो भाजपा भी जो अब 9 साल में है तो मान लीजिए कि टोटल 7 के लगभग घोटाले तो की होगी उसने। भाई ऐसे क्या लपड़ झंडू टाइप का लॉजिक है यार। 3000 रेड पड़ी तो भाई जो चोर हैं उनके ऊपर रेड होगी। ये नॉर्मल सी बात है। ईडी सीबीआई का वेपनाइजेशन हो रहा है। मोदी को 12-12 घंटे बिठाते तो बहुत बढ़िया था, क्या निकला? अमित शाह को बिठाया था, तुमने किया ना, तड़ी पार कर दिया और अन्य तरह से उनके ऊपर लिमिटेशन सैंक्शंस लगाए थे और जेल में भी रखा। क्या हो गया उससे? साबित हुआ कुछ? विरोधी सत्ता के होते हुए कुछ साबित नहीं हुआ, ना मोदी पे ना शाह पे।
तो तुम कैसे कह रहे हो कि भाई ईडी और सीबीआई को वेपनाइज किया जाए? जाओ ना, कोर्ट के दरवाजे खुले हो तो आतंकियों के लिए भी खुले हैं। और क्या कोर्ट भी बोल दो कि मैनेज्ड है। अगर मैनेज्ड होता चंडीगढ़ इलेक्शन पे कोर्ट तो अलग तरह के विचार रखती, नहीं रखी ना। तो इसका मतलब है कि कुछ संस्थाएं इंडिपेंडेंट हैं। तुम्हें धीरज साहू के 500 करोड़ कैश वो नहीं दिखते हैं। तुम्हें नहीं दिखता है कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, किस तरह से अलग एक फ्रंट बना करके एनजीओ यहाँ पे काम कर रहे थे कन्वर्जन का, ये सब का। तुम्हें दिखता कि नहीं 3000 ज़्यादा रेट का मतलब रेट 4 गुना हो गया, तो 10 गुना हो जाना चाहिए था। जितने करप्ट लोग हैं सब पे होना चाहिए। तो इसमें तानाशाही फिर कहाँ से आ जाती है? रेट कर मतलब जांच ना हो, घोटालेबाजों का जांच नहीं होना चाहिए। मतलब ध्रुव राठी जो है प्रो घोटाला है, प्रो स्कैम है कि नहीं, स्कैम होते रहना चाहिए। कांग्रेस करत यार उसको छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस यार राजशाही है, लंबे समय से 3-3 पीएम रहे उनके घर के लोग, और आप उसको जो है तंग मत कीजिए, वो अच्छा नहीं लगता है? जब भी किसी ऑपोजिशन पॉलिटिशियन पर करप्शन का आरोप लगता है और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, अचानक से वो साफ हो जाता है। सारे केसेस उसके खिलाफ ड्रॉप कर दिए जाते हैं। पैसे का लालच और ईडी के प्रेशर के बाद भी अगर कोई ऑपोजिशन पॉलिटिशियन बीजेपी को ज्वाइन नहीं करता तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो चलती रहती है और कई केसेस में उन्हें बिना कॉन्विक्ट किए जेल में डाल दिया जाता है और कई महीनों तक वो जेल में पड़े रहते हैं। बिना कॉन्विक्ट किए जेल में डाल दिया जाता और कई महीने पड़े रहते हैं। भाई तो जब तक क्या अंडर ट्रायल का नहीं सुना है? अंडर ट्रायल लोग जेल में जाते हैं और उनको बेल क्यों नहीं मिल रही है? ना लोअर कोर्ट दे रही है, ना हाई कोर्ट दे रही है, ना सुप्रीम कोर्ट दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, सत्येंद्र जैन को, हेमंत सोरेन को, इन लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? सजा याफ्ता है लालू प्रसाद यादव, मेडिकल पे बेल लेके घूम रहा है। तो अगर इन्होंने कुछ नहीं किया था और मोदी जो है टारगेट कर रहा है उनको, जो है विरोधियों को जेल में डाल रहा है, तो आप ले आओ, निकलवा लो ना। बढ़िया लॉयर तो आपके पास है ही। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि एक्चुअल में उनके खिलाफ इतने सबूत हैं कि वो बाहर जाकर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए उनको रखा जाता है अंडर ट्रायल। और अंडर ट्रायल रखना इलीगल नहीं है, वो कोई थ्रेट मैकेनिज्म नहीं है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है। और ये इतिहास गवाह है, इस तरह की चीज़ होती रही। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि जो है भाजपा में आते ही केस समाप्त। किसका केस समाप्त हो गया? बताओ तो, कौन सा केस ड्रॉप कर दिया गया? किसका? ये नहीं बताया इसने, बस बोल दिया कि नहीं नहीं केस ड्रॉप हो जाते हैं। किसका हो गया ड्रॉप? एक नाम यदि ले आता ये क्रेडिबल कि उनके ऊपर हो गया। हाँ, करप्ट लोग जिनके ऊपर भाजपा ने ही आरोप लगाया वही भाजपा में पुनः ज्वाइन किया है उन्होंने। इससे मैं इनकार नहीं कर रहा कि इधर मोदी जी अजीत पवार का नाम ले रहे हैं, 70,000 करोड़ में फंस गया, और उधर जो अगले दिन वो भाजपा ज्वाइन कर ले रहा है। इस तरह के उदाहरण हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं नहीं स्पॉटलेस एकदम क्लीन है भाजपा और मोदी। नहीं भाई, ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के जो फ्लॉज हैं वो मोदी में भी हैं, भाजपा में भी हैं। दे आर नॉट स्पॉटलेस। लेकिन हाँ, वी आर नॉट अ ब्लडी डिक्टेटरशिप। हम नहीं है डिक्टेटरशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है, यदि ये सब बातें या मोदी जो अभी कर रहा है देश में, वो यदि डिक्टेटरशिप है, तो मुझे लगता है कि वी नीड दैट काइंड ऑफ लीडर। हमें इसी तरह की तानाशाही एक तरह से चाहिए। हमें देश में यदि अर्थव्यवस्था सुधरती है, हम जो है नंबर 3 इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर होते हैं। हम जो है, हमारे जो कॉलोनाइजर्स हुआ करते थे, इतनी लूट के बाद भी हम लगातार एक सस्टेन ग्रोथ रेट से चल रहे हैं। हमारा आउटलुक जो है वो बाकी जो रेटिंग एजेंसी है जब बढ़िया बताती है, विश्व में हम एक ताकत बन के उभरे हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग सुधर रही है, सेवाओं में हम अच्छा कर रहे हैं, नई नई तकनीकें आ रही हैं। तो हमें चाहिए ऐसे लोग, हमें इस तरह की डिक्टेटरशिप चाहिए। यदि अस्पताल बन रहे हैं, मतलब आप एम्स की संख्या गिन लीजिए कि पूरे 50 वर्ष कांग्रेस ने या 2014 से पहले इतनों ने क्या बनाया था और केवल मोदी ने कितने बनाए। एमबीबीएस की सीटें दुगनी की गई, कॉलेजेस बने, मेडिकल कॉलेज भी, नॉर्मल कॉलेज भी, आईआईटी ज़्यादा खुले हैं, आईआईएम्स ज़्यादा खुले हैं।
जो कहते हैं कि नहीं शिक्षा नहीं, मंदिर खड़ी बनो, गिन लो जा करके, गिन लो जा। और ट्रेडिशनल कॉलेजेस नहीं, मरीन इंजीनियरिंग के ऊपर आप एकदम जो नुएंस्ड कोर्सेज होते हैं उन सब पे आप देखिए कि अलग अलग तरह के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है वो खुले हैं। व्यापार को लेकर के आप देखिए कि किस तरह से कि एक ही जगह पे सूरत का डायमंड बोर्स है, वो जाके देखिए आप, ये सारा कुछ होता हुआ हमें दिखा है। इसरो का बजट आप देख लीजिए, इसरो में किस तरह से प्राइम मिनिस्टर खुद कितने इन्वेस्टेड रहते हैं, वो किस तरह से उनका उत्साहवर्धन करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स की संख्या देख लीजिए, उनकी पावर जनरेशन कैपेसिटी देख लीजिए, सोलर में आप देख लीजिए पावर जनरेशन कैपेसिटी हमारी कितनी बड़ी है। तो यदि ये सब डिक्टेटरशिप में हो रहा है तो होना चाहिए भाई, हम तो ऐसे लोगों को बार बार वोट देंगे। यदि सड़कें, क्वालिटी ऑफ रोड्स आप देख लीजिए, क्वालिटी ऑफ हाईवेज देख लीजिए, नंबर ऑफ हाईवेज देख लीजिए, किलोमीटर्स देख लीजिए कि कितने किलोमीटर, कितनी लेन सड़कों की बनी है, एक्सप्रेसवेज कितने बने हैं, कंजेशन कितना अधिक इम्प्रूव हुआ है, ट्रैफिक का मूवमेंट, मालों की आवाजाही जो है, कॉरिडोर जो है फ्रेट को लेकर के कितने बने हैं, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, रेलवे कोचेज का आधुनिकीकरण, वंदे भारत हो गया, अमृत भारत हो गया, बुलेट ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, मेट्रो का एक्सपेंशन आप देखते जाइए। तो यदि इस तरह से लगातार बन रहा है, बांध बन रहे हैं यार, उधर देखो ना कश्मीर में, उधर वो सिंधु जल समझौता तो था, उसमें से एक बांध आजकल में फंक्शनल हुआ है, वहां तक जा रहे हैं, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, इंडस्ट्रीज को बिजली मिल रही है, हम कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे हम काम करना चाह रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, फॉक्सकॉन ने प्लांट लगाए हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया वर्ल्ड में मतलब मुझे लगता है कि टॉप में कहीं पे है। इतना कुछ हो रहा है और तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं डिक्टेटरशिप चल रहा है, कुछ हो नहीं, सब बर्बादी फैल रही है। हमें चाहिए, हम चुनना चाहते हैं ऐसे लोगों को जिसके पास इस तरह का विजन है, ना कि वो कि नेहरू जो है ठिठोली कर रहा है कि हाँ हाँ बीन बजा के दिखाओ सांप नाचेगा राष्ट्राध्यक्षों के सामने, तो कम से कम वो नौटंकी तो नहीं हो रही है ना। यदि गरीब कल्याण, निर्धन लोगों के लिए आप देखिए जाके कितनी योजनाएं चल रही, भोजन उनको 81 करोड़ फैमिली को 5 साल के लिए सुनिश्चित कर दिया गया, 81 करोड़ फैमिली नहीं, 81 करोड़ लोगों के लिए। उसके बाद छोटी छोटी योजनाएं, मिड डे मील हो गया, मनरेगा हो गया, मुद्रा द्वारा लोन देना स्वरोजगार के लिए। उसके बाद और यदि आप आगे जाएंगे, कृषि कल्याण के लिए सम्मान निधि दिया जाता है, बीज की गुणवत्ता जो है बढ़िया बीज मिले, वो खाद, नीम कोटेड यूरिया, उस पर सब्सिडी जो है, इन सब चीज़ों पे इंक्रीज हुई है। उनकी आय बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना है, ये हर तरह की चीज़ें हुई है। महिला कल्याण के क्षेत्र में आप देखेंगे, चाहे उज्ज्वला मतलब गैस सिलेंडर का हो, एलईडी घर में लगाना हो, फिर क्या कहते हैं शौचालय जो है उसको, मतलब एक छोटी सी छोटी चीज़ को उठा करके आप अच्छा पोषण जो मिले, उसका पोषाहार वितरण जो है मिड डे मील के माध्यम से है, कृषकों की आय, ये सारी चीज़ें यदि अच्छी हो रही हैं और इस पे ध्यान दिया जा रहा है तो किसको इस तरह का नेता नहीं चाहिए होगा। ये प्रश्न जो है आपको लगता है कि डिक्टेटरशिप में इस तरह से होता है? यदि एयर स्ट्राइक हो रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रहे हैं, पाकिस्तान हमारी तरफ कुछ करने से पहले 10 बार सोचता है, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। आप देख लीजिए उसकी क्या स्थिति है, किसने किया? आपको लगता है कि भारत का इसमें कोई रोल नहीं है? MFN उसका जो है वो हटाया गया, सामरिक समझौते हो रहे हैं, राफेल आ रहा है, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस में हो रही है, ये सारी चीजें, सैन्य आधुनिकीकरण हो रहा है, नए तरह के तोप लाए जा रहे हैं, ये सब चीज जो आई इन द स्काई है उसकी अवधारणा है, ये सब कहाँ पे हो रहा है? या आपको लग रहा है कि डिक्टेटर जो है वो करवा रहा है? यदि ऐसा हो रहा है तो हमें चाहिए ऐसे नेता, विल वोट फॉर हिम अगेन एंड अगेन। यदि वैश्विक दबाव के बाद भी आर्थिक नीति आपकी स्वतंत्र हो तो हमें ऐसे नेता चाहिए। आप देखें ना कि रूस यूक्रेन युद्ध के समय में किस तरह से इंडिया को लगातार दबाने की चेष्टा की, इंडिया झुका नहीं? झुका।
इंडिया लगातार अपने हिसाब से काम करता रहा, चलता रहा। अपनी विदेश नीति उसने तय की, अपनी आर्थिक नीति तय की कि हमें तेल कहाँ से लेना है, रिफाइन कहाँ करना है, किसको बेचना है, हम तय करेंगे। उसी तरह इजराइल गाजा वाले में पूरा एकदम चलता रहा, नहीं गाजा में ये कर दिया, इंडिया ने अपना नहीं भाई, हम दोनों मतलब इजराइल के खुले सपोर्ट में और फिलिस्तीनियों के लिए थोड़ा पानी वानी जो है इस तरह से भेजा गया। तो ये है एक इंडिपेंडेंट आर्थिक नीति है। यदि कोई महिलाओं के शौचालय से लेके चांद के वैसे एंड पे उस ध्रुव पे उतरने की सोचता है जहां कोई नहीं उतरा हो, तो आप सोचिए कि उसकी दूरदर्शिता का रेंज कितना व्यापक है। एक स्तर पे वो कहां सोच रहा है, शौचालय जैसा फंडामेंटल चीज, बच्चियों के लिए शौचालय स्कूलों में होना चाहिए। दूसरी तरफ जो एकदम सबसे टॉप क्लास की टेक्नोलॉजीज जिसमें इन्वॉल्व, वहां तक वो सोचता है। और सब एक आदमी इन चीजों को होते हुए देखता है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर इस तरह के लोग डिक्टेटर है तो ऐसे लोग होने चाहिए? यही मेरा जो है मंतव्य है। मैं यही सोचता हूं। मुझे नहीं पता कि आप लोग इस पे कितना सोचते हैं। इसी मैंने एक 1.5 मिनट का जो है वीडियो बना करके ट्विटर पे डाला था, वो भी मैं चलाऊंगा और उसके बाद आप लोगों के कुछ प्रश्न जो है लूंगा। तानाशाही में तानाशाह को तानाशाह कहकर आप उस पर चर्चा भी करवा ले रहे हैं और आप जीवित भी हैं, तो 2 कौड़ी का तानाशाह है। यदि किसी तानाशाह की पार्टी केवल 20% राज्यों में सीएम बना सके, केवल आधे राज्यों में गठबंधन से सत्ता में हो, एक मेयर का चुनाव भी मैनेज न कर पाए, अपने विरोधियों की खबर 24 घंटे मीडिया में चलने से बंद न करा पाए, अपने मतलब की खबर पर एक डिबेट न चला सके, तो लानत है ऐसे डिक्टेटर पे। यदि कोई तानाशाह किसान आंदोलन और शाहीन बाग को महीनों तक झेले, कानून वापस ले ले, तो वो डिक्टेटरों के नाम पे कलंक है। यदि एक हिंदुत्ववादी डिक्टेटर को एक मंदिर लेने में 10 वर्ष लग जाए, दूसरे में पूजा के लिए जिला कोर्ट की शरण लेना पड़े, तो लानत है उसके हिंदुत्ववादी डिक्टेटर की छवि पे। यदि डिक्टेटर की पार्टी चुनाव जीते और गठबंधन वाली पार्टी विरोधियों के साथ मिलकर सरकार बना ले, तो काहे का डिक्टेटर? जिस तानाशाह की ईडी के 7 समन को एक टुच्चा नेता ठुकरा दे और वो कुछ न कर पाए, तो किस बात का तानाशाह? यदि एक डिक्टेटर के काल में राष्ट्र सबसे तीव्र गति से बढ़ती आर्थिक शक्ति बने, सड़कें, हाईवे, मंगलयान, चंद्रयान, एक्सप्रेसवे, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बंदरगाह आदि अप्रत्याशित तेजी से आकार लें, तो हमें ऐसा डिक्टेटर चाहिए। यदि कोई डिक्टेटर महिलाओं के शौचालयों से लेकर उनके चूल्हे, गरीबों के घर में जल, विद्युत, शिक्षा, निःशुल्क भोजन, रोजगार गारंटी, छोटे लोन आदि पर कार्य करे, तो हमें ऐसा तानाशाह चाहिए। यदि यूक्रेन से गाजा तक 2 भाग में बटे विश्व में अपने राष्ट्र की नीतियों पर ही वो केंद्रित रहे, विश्व का हर नेता उससे समझौते करे, भारत की आर्थिक शक्ति का लोहा माने, तो हमें कई बार ऐसे डिक्टेटर को चुनना चाहिए। अब मैं आप लोगों के प्रश्न लेने की चेष्टा करूंगा। समय हालांकि कम है, फिर भी देखते हैं कितना ले सकते हैं। रुराटी इज प्रॉक्सी ऑफ जर्मनी गवर्नमेंट इज बिहाइंड हिम, दे कॉल। हो सकता है, लेकिन जर्मनी गवर्नमेंट का इसमें क्या हो सकता है, मतलब किस तरह से वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो मुझे थोड़ा मतलब डाउटफुल लगता है। हाँ, मैं ये अवश्य कहूँगा कि विपक्ष जो है किसी न किसी तरह से वो क्विड प्रो को कुछ तो उधर चल रहा होगा। धन्यवाद अजय जी, आपको सुन के दिल गार्डन हो जाता है, हमारा गुस्सा आप दिखा देते हो। थैंक यू जी। हमारे देश के प्रधान के प्रति ये घृणा हम नहीं सहेंगे। नहीं सहते भाई, लोग वोट दे करके वो निकाल लेते हैं। Creating doubt is more dangerous. Those people who follow this doubt pattern and create dilemma in people's minds, sadly many people. हाँ ठीक है, आप सही कर रहे हैं, और इसी कारण मैंने पहले 2 दिन अवॉइड किया कि नहीं, मुझे नहीं बनाना है। फिर मैंने देखा कि इसमें बहुत अधिक चर्चा हो रही है, तो इसका फैक्चुअल काउंटर जो है मुझे लगा कि मुझे अवश्य ही लाना चाहिए। बंगाल में डिक्टेटरशिप क्यों नहीं दिखती? हाँ, यही तो इनका दोगलापन है। बेसिकली इन्हीं सब बिंदुओं पे जो है मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए कि तुम्हें बंगाल में कैसे कुछ इस तरह का नहीं दिख रहा है। जरा खुले में दूर का दर्शन ना बना दे तो कालू पंडित नाम नहीं मेरा। समझ में नहीं आया मेरा, खैर चलो। आपका 1:29 का शॉर्ट वीडियो, हाँ बिल्कुल,
मैंने इसमें भी लगाया दीपक जी, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स। मेरे समझ में ये नहीं आता ये वामपंथी जर्मन शेफर्ड जैसे लोगों का भगवान को कोई क्या लगता है इनका जीवन। सब भोग के जाएंगे, सब भोग के जाएंगे दोस्त। ये लोग जितना प्रपंच फैला रहे हैं लोग, मुझे एक ही दुख होता है कि अपने तरफ के लोग जो है इसको ज़्यादा भाव देते हैं। वामपंथी तो चलो उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अपने तरफ के लोग क्यों करते हैं समझ में नहीं आता। More power to you. Love the way you express our collective thought process in the most precise words. Why are you not expanding your brand? देखिए, मैं जो है उस तरह से नहीं सोचता हूँ कि ब्रांड को इतना बड़ा बना लो 50 आदमी, मुझे वो हेडेक नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा लिमिटेड, मेरी मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ, होता है ना कुछ लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, स्केल अप करेंगे फलाना। मैंने कभी उस तरह से सोचा ही नहीं। मुझे लगता है कि एक लिमिट तक व्यक्ति जो है पैसा कमा ले, उतना काफ़ी होता है। उसके बियॉन्ड बहुत ज़्यादा कमा क्या करना है जीवन में, जितना है उतने में सुखी हैं। आप लोगों की सहायता होती है, बाकी जो भी है दूसरे तरफ से, तो उतनी मेरी आकांक्षा है नहीं। जिस दिन ये बढ़ने लगेगी ना, आदमी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। फिर उसे लगता है 2 लाख वहाँ से ले लूँ, 3 लाख वहाँ से, फिर ध्रुव राठी टाइप का वीडियो में बनाने लगूँगा। जो सत्य नहीं है उसके लिए साला अपना दिमाग जो है, जो माता सरस्वती की कृपा से जो है सोच समझ बुद्धि विद्या मिली है, उसको मैं जो है किसी तीसरे तरह के प्रपंच में लगाऊंगा। तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहे, लेकिन वो इतना हावी ना हो जाए कि मेरी सरस्वती जो है वो विलुप्त हो जाए। तो मैं ऐसे समय से डरता हूँ। तो लक्ष्मी उतनी ही चाहिए जिससे मेरा जीवन जो है समृद्धि से बीत सके। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंशन और ये सब पे उतना मैं नहीं सोचता हूँ। आपने एक छोटी वाली लाइव करने की औकात नहीं तो 1.5 करोड़ फॉलोअर्स काम हो सकता है। आज अति प्रसन्न हूँ। राठी के प्रोपेगेंडा पे कोई मित्र कूद रहे थे, समझाने के बाद भी प्रोपेगेंडा का सभ्यता से उत्तर दिया आप जैसे। जी जी जी, धन्यवाद आपका। हाउ आर लेफ्टिस्ट गेटिंग ह्यूज व्यूज लाइक ट्रेंड ग्लोबल अटेंशन एनी टेक्निकल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेन है कि हमारे तरफ के लोग, अब मैंने ये वीडियो बनाया या 1.5 मिनट का ट्विटर पे डाला, हमारे तरफ के लोग 10 बार सोचते यार इसको रीट्वीट करूं क्या, इसमें तो यार इसको ज़्यादा लाइक मिल जाएंगे, मुझे नहीं मिलते उतने लाइक। वो इसी खुरपेची में फंसे रहते हैं, ये करूं क्या, वो करूं क्या, ऐसे ना करूं। तो इतना जो सोचते हैं उधर के लोग उतना नहीं सोचते हैं। उनको लगता है कि नहीं प्रमोट करो एक दूसरे को, तो वो एक म्यूचुअल एडमिरेशन होता है, तो उनका उसी तरह से चलता है। हमारा भी है, देखिए उनका 150 वर्षों का तंत्र है और उसमें लोग आते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, और वो एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम कर रहा है। हमारे तरफ में बहुत सारे ईगो क्लैशेज हैं, बहुत सारी तरह के प्रपंचों को हमें देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है, तो इस कारण से उतना नहीं होता है। डू हिंदूज लाइक? ओह एब्सोल्युटली, मुसलमानों से अधिक हिंदू ही लाइक करते हैं ऐसे वीडियोस को। आज गौरव ठाकुर, मैं नहीं जानता उन्हें। धूर्त तराठी का मेल्टडाउन चालू हो गया है। अच्छा, ये मैंने नहीं देखा, बढ़िया है अगर हो गया है तो। 29 मिनट प्रोपेगेंडा को 1.5 मिनट में डिस्ट्रॉय करने का घमंड चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू किरीत सिंह वाघेला जी, राम चौधरी जी धन्यवाद। बिना देखे इसका वीडियो सीधे रिपोर्ट करता हूँ मैं। थैंक यू फॉर डिस्कसिंग, थैंक यू जी। ध्रुवराट इज मोस्ट लाइकली चाइनीज पाकिस्तानी एजेंट। आर्टिकल 370 मूवी देखें, एनसीआर थिएटर आर ऑलमोस्ट एम्प्टी, टिकट खरीदिए और सपोर्ट करें। अब ये तो देखो ये भाई मेरे हाथ में नहीं रहता, मैं तो अभी जाने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर में नया सदस्य है और मैं अभी कहीं पे भी बाहर नहीं। इसी कारण मैं नॉर्मल जो एडिटेड वीडियो जो है मैं हर दिन अभी लाइव ही कर रहा हूँ,
तो देखते हैं, मौका मिला तो जा कर के देखें, समर्थन तो है ही। मुझे तो राठी को देखने वालों पे तरस आता है, बिल्कुल वो उस योग्य भी है। आ, आ, चलिए दोस्तों, मुझे लग रहा है कि अब हमारा जितना हो सकता था काम हमने कर दिया। अब ये आपके ऊपर है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को जो है आगे लेकर के जाइए, बढ़ाइए, और इस तरह के प्रपंचों में जो है मत फंसिए। 15-20 मिनट लगेंगे किसी भी व्यक्ति को ये पूरा सर्च करने में। वो उसने इंट्रो में जो एक वीडियो पहला 30-40 सेकेंड बोला है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, पूरा एकदम आफ्टर इफेक्ट्स का यूज करके यहाँ से धागे निकल रहे हैं, वो सब करके वो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन उस बकलोली उसका खंडन करने में 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट आप सर्च कर लीजिए कि इसने ये जो बोला है वो सही है क्या। आपको गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो जिस आदमी ने इस तरह का काम किया उसको जो है प्रमोट कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। तो मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं और अभी जिस तरह के ये लोग वामपंथी मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ और ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड होगा, क्योंकि इस बार ये अपना सारा बल झोंक देना चाहते हैं। और ये आरंभ है उसका, डिक्टेटरशिप पे ये आरंभ किया है। अभी आप देखिएगा कि आने वाले समय में किस किस तरह के वीडियो लेकर के आता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार।